अच्छा, फोटोसिंथेसिस को हम पढ़ें। फोटोसिंथेसिस दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये वाला रिएक्शन, ज़ाहिर है देखें फोटोसिंथेसिस तो लाइट में होगा पूरा, ठीक है, तो दोनों रिएक्शन हमेशा दिन के टाइम हो रहे होंगे, तो लाइट रिएक्शन का मतलब इसके तो लाइट रिक्वायर्ड है ही है। तो जो डार्क रिएक्शन से यूजुअली ये समझ रहे होते हैं बच्चे कि डार्क रिएक्शन में अंधेरे में हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये होता तो ज़ाहिर है फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, तो फोटोसिंथेसिस दिन में ही होगा, तो ये होता लाइट में ही है, तो मतलब सनलाइट की मौजूदगी में ही है, मगर इसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली नहीं है, लाइट रिक्वायर्ड डायरेक्टली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि जो लाइट रिएक्शन से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एटीपी और NADPH2, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बनते हैं, तो ये दोनों प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं। डार्क रिएक्शन में का डायरेक्टली इस लाइट से लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो डायरेक्टली लाइट का कोई रोल नहीं है, बट ज़ाहिर है दोपहर में ही होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप समझें कि आपके घर में जैसे यूपीएस लगा हुआ है, ठीक है, तो यूपीएस जो है जब लाइट चली जाती है, यूपीएस आपकी घर की लाइट को चलाता है। तो अगर आप कहें कि भाई यूपीएस का कोई लेना देना नहीं है आपके के इलेक्ट्रिक या कोई भी जो इदारा है इलेक्ट्रिक का, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपीएस को चार्ज किसने किया है? एक्चुअली वो इलेक्ट्रिसिटी जो पहले आ रही थी उसने उसको चार्ज किया, और जब लाइट गई तो उसने आपको घर को लाइट दी। तो बिल्कुल वैसे ही है, एटीपी ये बनाता है, और एटीपी की मदद से फिर डार्क रिएक्शन में वो वाले प्रोडक्ट इसमें यूज़ होते हैं। तो इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह रहे होते हैं, और इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कह रहे होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट रिएक्शन। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन के। सबसे पहले लाइट रिएक्शन में होगा क्या, तो हमने फोटो सिस्टम को पहले एक बार देख लिया था, अब दोबारा देखते हैं। देखें, सबसे पहले होता है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 के पास 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये हमारे पास फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 1 पहले क्योंकि डिस्कवर हुआ तो इसको 1 रख दिया, और 2 बाद में डिस्कवर हुआ तो इसको 2 नाम रख दिया, तो इसके डिस्कवरी के बेस पे 1 और 2 नाम रखे गए। उसके बाद ये इसके इलेक्ट्रॉन, इसके बाद जब सनलाइट आएगी, ये सनलाइट आई इसके पास, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होंगे, वो एक्साइटेड होंगे, और एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकालेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ऊपर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास भेज देगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को फियोफाइटिन भी कहते हैं, फियोफाइटिन भी कह रहे होते हैं, ठीक है, ये इसका नाम है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, उसके बाद ये जाता है प्लास्टोक्यूनिन के पास, ठीक है, प्लास्टोक्यूनिन के बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, प्लास्टोक्यूनिन के पास प्लास्टोक्यूनिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो एक प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोसियानिन के पास। प्लास्टोसियानिन जो है वो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फोटो सिस्टम 1 के पास, और कुछ देखें कुछ सनलाइट। अच्छा चलें, अब यहाँ तक चीज़ें कवर करते हैं। पहले फोटो सिस्टम 2 से लेके यहाँ तक वाली चीज़ें कवर करते हैं पहले। तो देखें अब क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकले तो इसके पास जब इलेक्ट्रॉन का होल क्रिएट हो गया होगा, ज़ाहिर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल लें तो कोई चीज़ ऐसी मौजूद होनी चाहिए जो कि होल को क्या करे, कंप्लीट करे, ठीक है। ये अभी बात जहन में रखें, अब ये कैसे कंप्लीट होगा ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पहुंच के भाई फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन भी आए, और सनलाइट डायरेक्टली भी ज़ाहिर फोटो सिस्टम 1 के ऊपर लग रही थी, तो इसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वो वाले इलेक्ट्रॉन दोबारा सेकंड चेन आ रही है, ये फर्स्ट होती है, ये पहली है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वही है, फियोफाइटिन है, ठीक है, फियोफाइटिन ये आगे भेजेगा फेरेडॉक्सिन के पास। फेरेडॉक्सिन है, ये भी एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ये भेज देगा। उसके बाद एक एंजाइम है NADP रिडक्टेज। कैसे पता चला एंजाइम है, क्योंकि एंड पे एज आ रहा है। ये क्या करेगा, ये NADP को जो इलेक्ट्रॉन है उससे मिला देगा, तो क्या बन जाएगा NADP-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। फिर ये प्रोटॉन या H+ से मिलेगा जो कि यहाँ पर मौजूद होता है प्रोटॉन, फिर ये बन जाएगा NADPH2। तो ये NADPH2 हमारे पास ऐसे अचीव हो रहा होता है लाइट रिएक्शन में, ठीक है। NADPH2 ऐसे अचीव हो रहा है। अब ATP कैसे अचीव हो रहा है, देखें इलेक्ट्रॉन डाउन द साइकिल जा रहा है। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्यूनिन के पास आया, इसने एनर्जी को रिलीज़ की, प्लास्टोक्यूनिन के पास साइटोक्रोम के पास आया, इसने एनर्जी रिलीज़ की, यहाँ से फिर प्लास्टोसियानिन के पास इसने एनर्जी रिलीज़ की, ऐसी फोटो सिस्टम। तो ये एनर्जी रिलीज़ करते हुआ जा रहा है। ये एनर्जी जब रिलीज़ करेगा अंदर, तो अंदर ADP जो है, ADP
एडीपी मॉलिक्यूल जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी मौजूद होता है और अलग से फॉस्फेट भी पड़े होते हैं। इनको मिलने के लिए एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी मिल जाती है इस इलेक्ट्रॉन के नीचे मूवमेंट से और ये बन जाता है एटीपी। और इस प्रोसेस को कह रहे होते हैं केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस इस प्रोसेस को कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हो कहाँ रहा है एक्चुअली, ये हमारे पास ये लाइट रिएक्शन जो है ये हो रहा है हमारे पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। देखें क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है, हम सेल में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे कॉइन की तरह स्ट्रक्चर पड़े होते हैं। एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड जब ये पूरा ग्रुप बनाता है ऐसा, तो पूरे ग्रुप को हम कह रहे होते हैं ग्रैनम। ग्रैनम कह रहे होते हैं, मगर एक को थाइलाकॉइड कह रहे हैं। तो ये थाइलाकॉइड के अंदर हो रहा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो थाइलाकॉइड है और जो बाहर जहाँ थाइलाकॉइड नहीं मौजूद, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो थाइलाकॉइड जो है उसमें लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में काफ़ी पूछी जाती है आपसे। ठीक है, लाइट रिएक्शन अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखें भी तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर। अब दो तरह से मूव कर सकते हैं, एक तो साइक्लिक इन नॉन साइक्लिक। देखें साइक्लिक वो होगा जो कि लेस कॉमन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, वन फोटो सिस्टम इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ। ये तो जो हमने पढ़ा पूरा कि फोटो सिस्टम 1 से लेके यहाँ पर एनएडीपी डक्टेज तक ये नॉन साइक्लिक है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एक बार यहाँ से निकल गया वापस नहीं आ रहा। ठीक है, वो यहाँ NADPH2 बनाने में यूज़ हो रहा है, वापस नहीं आएगा। साइक्लिक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को वापस आना है। अब इलेक्ट्रॉन वापस कैसे आएगा, ये जो प्राइमरी यहाँ पर जो प्राइमरी ये जो फोटो सिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया है, मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो गया है, ठीक है, तो उसने क्या किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे दिए। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने दोबारा प्लास्टोसियानिन को दे दिए, प्लास्टोसियानिन ने दोबारा फोटो सिस्टम 1 को दे दिए, इसने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिए, इसने दोबारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। तो ये चेंज चलती रहेगी, साइकिल चलता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं एक्चुअली, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं साइक्लिक। क्यों, क्योंकि एक साइकिल की फॉर्म में मूव करते जा रहे हैं। और जो नॉन साइक्लिक क्या आते हैं, जो मैंने आपको पहले समझाया है, वो फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होकर NADPH2 तक जा रहे हैं और हमें दोबारा गेन नहीं हो रहे। ठीक है, अब हम नॉन साइक्लिक जो कि मैंने आपको जो प्री डोमिनेंट जो ज़्यादा होता है, जो स्टार्ट में फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट हुआ है, NADPH2 तक गया, और उसकी हम थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। जो ATP सिंथेसिस है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है एक्चुअली, देखें किसी भी चीज़ में, जैसे हमने यहाँ पर ADP में फॉस्फेट ऐड कर दिया था, तो फॉस्फेट की किसी भी चीज़ में एडिशन को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, वर्ड ही बता रहा है कि ATP की एडिशन हो रही है। तो अब ADP मौजूद है, उसमें ATP ऐड करना है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन से आ रही है, तो इस और लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि ATP के बनाने के प्रोसेस को कहते हैं केमियोस्मोसिस, और दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं लाइट रिएक्शन में, फोटो फॉस्फोराइलेशन। अच्छा भाई, अब हम पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि हमने पहले पूरा देखा, जो NADP डक्टेज तक जा रहा है। इसमें क्या होता है, ATP सिंथेसिस होती है नॉन साइक्लिक फ्लो में। ठीक है, हम देख चुके हैं। अब ये दोबारा एक बार मैं बता दूं, अब इसमें एडिशनल चीज़ें वही देखें। सबसे पहले क्या है, फोटो सिस्टम 2 से कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लाइट जब पड़ेगी इलेक्ट्रॉन गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब यहाँ पर जो थोड़ी एडिशनल चीज़ें मुझे बतानी है वो ये हैं कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास एक इंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या उसका दूसरा नाम है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली क्या करेगा, तो मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पर जो होल क्रिएट हो रहा है, ये उस होल को फिल करता है। अब वो कैसे करेगा, इसका काम ये है कि ये वाटर की फोटोलाइसिस कर देता है। वाटर की फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब लाइट और लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो वाटर जब आएगा यहाँ पर, इसके बाद वाटर यहाँ मौजूद होता है हमारे पास थाइलाकॉइड में, तो ये क्या करता है, वाटर को तोड़ देगा इलेक्ट्रॉन में, ऑक्सीजन में और H+ में। ठीक है, 2H+ निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये जो O2- है, ये O- है, ये अपने जैसे और O- से मिलेगा, O2 बनेगा और ये एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी ऑक्सीजन। तो हम जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हमें मिलती है और हम कहते हैं वो वाटर से मिली है, हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, तो वो ऐसे मिलती है। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ये एंजाइम मौजूद है। अच्छा, अब हमारा जो यहाँ पर काम है वो अभी इस वक्त के लिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनसे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, वो जो मैंने बताया था आपको कि फोटो सिस्टम 1 में जो होल क्रिएट हो रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जा रहे हैं, वो होल को ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने में काम आ रहे होते हैं। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ये मैग्नीज क्लस्टर इसके अंदर मौजूद होता है। मैग्नीज जो एक एलिमेंट है,
उसका क्लस्टर इसके पास मौजूद होता है, मैग्नीज एलिमेंट मौजूद होता है, तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद वही बात है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास प्लास्टोक्यूनिन, उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसियानिन, उसके बाद फोटो सिस्टम 1। अब ये बात है कि फोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी लाइट पड़ी है, मैंने बताया था, तो ज़ाहिर है यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ भी होल क्रिएट होगा। इसका होल कैसे फिल होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इस चेन में नीचे आ रहे हैं, जैसे यहाँ से प्लास्टोक्यूनिन के बाद इलेक्ट्रॉन इसने प्लास्टोसियानिन को साइटोक्रोम को दिया, इसने प्लास्टोसियानिन को दिया, इसने फोटो सिस्टम 1 को दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये फोटो सिस्टम 1 का होल फिल कर रहे हैं। तो ये दोनों होल कैसे फिल हो रहे हैं, ये आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जा सकती है। उसके बाद वो ये फेरिडॉक्सिन के पास जाएगा, NADP डक्टेज, ये उसको NADPH2 बना देगा। पहला पॉइंट क्या हुआ, अब देख लेते हैं थ्योरी के हिसाब से। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम 2, लाइट एब्जॉर्ब हुई, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले और होल क्रिएट हो गया। अब होल कैसे फिल होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी, इससे हमारे पास 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन तो निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसका होल फिल कर देंगे, इसके अंदर जो गैप हुआ है वो फिल कर देंगे। और H+ क्या करेगा, हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ते हैं अभी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन क्या करें, मूव डाउन, एनर्जी जो है रिलीज़ होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव नीचे करते जा रहे हैं, एनर्जी रिलीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ करते जाएंगे, और वो एनर्जी ATP की फॉर्मेशन में काम आएगी, जिसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ ऊपर। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, जो फोटो सिस्टम 1 के बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आया, ये आगे क्या करेगा, ये फेरिडॉक्सिन के बाद NADP डक्टेज को दे देगा, और NADP डक्टेज इलेक्ट्रॉन को NADP में ऐड करके NADP माइनस बना देगा, और H+ यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो NADPH2 बना देगा, जो हम ऊपर देख चुके हैं। अब एट द एंड ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिला, ऑक्सीजन मिली, जो कि कहाँ निकल गई, एटमॉस्फेयर में। उसके बाद ATP मिला, मैंने बताया केमी ऑस्मोसिस से। ATP क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर शुगर सिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, जो अगला रिएक्शन होना है उसके लिए ये शुगर सिंथेसिस के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो NADPH2 है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये अपनी रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड कर रहा है, रिड्यूसिंग, ये एक्चुअली क्या है रिड्यूसिंग पावर, ये क्या चीज़ें हैं, हम वहाँ देख लेंगे, फॉर शुगर सिंथेसिस, ठीक है। ये दोनों शुगर सिंथेसिस में काम आएंगे, मतलब डार्क रिएक्शन में हमने शुगर बनानी है, कार्बोहाइड्रेट बनाना है, तो उसमें काम आएंगे। तो ATP जो है तो एनर्जी करेंसी, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, NADPH2 क्या करेगा, अपनी रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करेगा, वो हम देखेंगे अभी। उसके बाद अगला जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो मैंने जैसे आपको बताया था कि प्राइमरी फोटो सिस्टम 1 के बाद ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ से साइटोक्रोम, प्लास्टोसियानिन, दोबारा 1 पे ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा, तो ये कहला रहा है साइक्लिक। तो ये क्या हो रहा है, अंडर सर्टेन कंडीशन, मतलब साइकिल ही जा रहा है, कोई वजह होगी तो होगा, क्यों होगा। देखिए, अब एक चीज़ तो जहन में होनी चाहिए कि साइक्लिक में सिर्फ ATP बनेगा, सिर्फ ATP, ऑक्सीजन और NADPH2 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखें, NADPH2 के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद फेरिडॉक्सिन देन NADP डक्टेज के पास जाएं, तभी NADP डक्टेज जो NADPH2 बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो यही मूव किए जा रहे हैं, इसी साइकिल में मूव किए जा रहे हैं, तो इसके बाद जा ही नहीं रहे, तो NADPH2 तो बनेगा ही नहीं। और इसके बाद ऑक्सीजन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, जो फोटो सिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसके पास मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ भी नहीं आ रहे, वो सिर्फ इसी एरिया में कंस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर जो मूव करने से एनर्जी इनकी निकल रही है वो ATP में काम आ रही है, तो इसलिए सिर्फ ATP बनेगा, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, देखिए, अगर या तो डार्क रिएक्शन के लिए जो अगला रिएक्शन है उसके लिए ATP बहुत कम हो जाए, हमने बहुत जल्दी जल्दी ATP बनाना है, ये पूरा जो इतना बड़ा एरिया कवर करने के बजाय वो क्या है, भाई मैं छोटे से एरिया में घूमता रहूँ, ATP बनाता रहूँ ताकि जल्दी जल्दी ATP आ जाए, एक तो ये रीज़न हो सकता है। और दूसरा है कि साइकिल जो है स्लो डाउन हो चुका हो बहुत, और फटाफट ATP बना रहा हो, तो वही है ये बात। उसके बाद अगला क्या कि NADPH2 जो है वो ज़्यादा हो जाए सेल में, ठीक है। क्या मतलब कि NADPH2 और ATP, ये दो चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए डार्क रिएक्शन के लिए, हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। तो NADPH2 अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और ATP हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम चाहेंगे ATP को भी ज़्यादा कर लें ताकि NADPH2 के बराबर हो जाए, दोनों जाके फिर यूज़ हो जाए, डार्क रिएक्शन हो। उसके बाद ये क्या करता है, सिर्फ ATP बनाता है, जो मैं चीज़ आपको समझा चुका हूँ। अब केमियोस्मोसिस, जिससे ATP बन रहा था, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। केमियोस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया कि वाटर टूट रहा है, ये वाटर टूटा तो इसमें 2H+ निकले। अब ये इसको देखना है, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, वाटर टूटा, 2H+ निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ऑक्सीजन निकलता है, ये एटमॉस्फेयर में चला गया, ये देख लिया। अब ये देखना है, ठीक है। अब H+ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ही मैंने थाइलाकॉइड दोबारा बनाई, मैंने ऐसे बनाया, अगर क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर ये थाइलाकॉइड है, ठीक है। थाइलाकॉइड को मैंने जूम करके यहाँ ऐसे बनाया है, ठीक है। तो थाइलाकॉइड के अंदर वही सारी चीज़ें मौजूद हैं, फोटो सिस्टम 2, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम, फोटो सिस्टम 1, NADP डक्टेज। एक एडिशनल चीज़ है जो हमने अभी देखनी है, तो ये हम पूरा देख चुके हैं, इन सब के क्या रोल है। अब हम देखते हैं अंदर क्या हुआ, वाटर टूट गया, ये वाटर टूट चुका है, अब इसका ये H+ है, ठीक है। जो वाटर टूट रहा है अंदर थाइलाकॉइड के अंदर, ये जो स्पेस है थाइलाकॉइड के, ये अंदर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसके अंदर एक्चुअली ये हो रहा है कि H+, जब वाटर टूटता रहेगा तो H+ बहुत सारे जमा होंगे, जमा होते रहे,
तो जमा होते रहेंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि ये फिर अपनी डाउन दी कंसंट्रेशन मूव करेंगे। बाहर क्या है, बाहर स्ट्रोमा है, बाहर ये वाला एरिया है, ठीक है। ये जो बाहर है ये और ये यहाँ पर ये वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्या करेगा, एक एंजाइम है एटीपी सिंथेस, ये एज एंड में आ रहा है, इससे हमें पता चला एंजाइम है, इससे ये हाइड्रोजन रिमूव करेंगे बाहर। और इसके पास एक्चुअली मौजूद होता है एटीपी प्लस फॉस्फेट। तो ये जब हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे डाउन द कंसंट्रेशन, कोई चीज़ मूव करती है तो एनर्जी दे के जाती है, तो इसको एनर्जी देगी, इस एनर्जी से ये एटीपी बना लेगा फॉस्फेट को ज्वाइन करके। तो एटीपी सिंथेसिस एक्चुअली जो केमी ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, एटीपी सिंथेसिस वो ऐसे हो रही है, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। कैसे एक्सप्लेन की दोबारा बताता हूँ कि जो हाइड्रोजन आयन वाटर के टूटने से अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो गया थैलाकोइड स्पेस में, ये थैलाकोइड स्पेस में लिख देता हूँ। वो क्या करेंगे, एटीपी सिंथेस से डाउन द कंसंट्रेशन मूव करेंगे और उसकी एनर्जी जो आएगी वो एटीपी को फॉस्फेट से जोड़ने में काम आएगी, उसे एटीपी बन जाएगा। और ये काम एटीपी सिंथेस एंजाइम कर रहा है, एंजाइम का नाम याद होना चाहिए, प्रोसेस को कह रहे हैं केमी ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम ये कहें कि भाई अगर हाइड्रोजन यहाँ जमा हो जाए, मतलब बाहर आ रहे हैं तो यहाँ जमा हो सकते हैं। तो अब हम आपके जहन में होना चाहिए कि हाइड्रोजन जब बाहर आ रहे हैं, कुछ हाइड्रोजन एन रिडक्टेज जो है वो क्या कर रहा था, एन माइनस में हाइड्रोजन ऐड करा रहा था, NADPH2 बना रहा था, ऊपर हम देख चुके हैं NADPH2। तो कुछ हाइड्रोजन तो यहाँ यूज़ हो जाएंगे, बाकी रिमेनिंग है वो क्या हो जाएंगे, पम्प बैक, दोबारा इनको वापस ले लिया जाएगा अंदर थैलाकोइड स्पेस में। फिर दोबारा यहाँ कंसंट्रेशन बनेगी, दोबारा मूव करेंगे, तो ये चलता रहेगा साइकिल। ठीक है, एक चीज़ अब ये पता होनी चाहिए कि 3 हाइड्रोजन आयन जब यहाँ से 3 मूव करेंगे, 1 2 3, जब 3 मूव करेंगे तो उससे एक एटीपी बनेगा, वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे एक एटीपी बन जाए। अगला वही बात है कि H+ आयन मूव डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू एटीपी सिंथेस एंजाइम, और ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एटीपी को एटीपी में मिलाने में। अच्छा, थोड़ा सा अब वो तो मैंने खुद डायग्राम से बनाई हुई थी, थोड़ा चलें प्रॉपर डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि बिल्कुल साफ साफ जहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। एक्चुअली क्या है, देखें ये आ गया हमारे पास फोटो सिस्टम 2, जो मैंने एक्सप्लेन किया। ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइट होंगे। एक्साइट होने के बाद वो जा रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। यहाँ होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको आप प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिख लें। उसके बाद फियोफाइटिन उसी का। उसके बाद ये जा रहे हैं हमारे पास, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आए थे यहाँ पर, कौन कौन से, प्लास्टोक्यूनिन है, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसियानिन। ठीक है, ये सारे जो हैं आप कौन कौन से याद रखने हैं, इसमें ज़्यादा दिए हैं, प्लास्टोक्यूनिन याद रखें, साइटोक्रोम याद रखें, प्लास्टोसियानिन इसको फिलहाल छोड़ दें। ठीक है, फियोफाइटिन तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का ही नाम है। अच्छा, इनके पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन, डाउन दी कंसंट्रेशन जा रहे हैं, एनर्जी देते हुए जाएंगे। जब एनर्जी आएगी ये बनाने में काम आएगी, एटीपी को फॉस्फेट में ऐड करके एटीपी बनाने में, जिसको क्या कहते हैं, केमियोस्मोसिस। अच्छा, कि भाई इलेक्ट्रॉन चले गए फोटो सिस्टम 1 के पास। अच्छा, यहाँ पर क्या मौजूद था, ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मौजूद था, कॉम्प्लेक्स जो क्या कर रहा था, क्योंकि यहाँ जो होल क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो इस होल को क्या कर रहा था, फिल कर रहा था। उसके बाद अगला क्या है कि फोटो सिस्टम 1 के पास आ गया, जो कि 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और ये फिर जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको छोड़ दें। उसके बाद जाएगा फेरिडॉक्सिन, फिर NADP रिडक्टेज के पास, और NADP को NADPH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो है थोड़ी सी और प्रॉपर डायग्राम है, इससे और थोड़ा आपको क्लियर होंगी चीज़ें। इसमें अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को जो हम अब देख चुके हैं पहले, अब उसको हम बुक से एक नज़र देख लेते हैं। इसमें वही जो मैंने आपको बताया कि क्या है, एटीपी और NADPH2 बनता है, और एनर्जी ऑफ एटीपी और NADPH2, एक्चुअली एनर्जी एटीपी की यूज़ करते हैं, NADPH2 की रिड्यूसिंग पावर यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट या शुगर बनाने के लिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। ठीक है, मैं चीज़ बता चुका हूँ, बुक से हम चीज़ें टैली कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं ऑलरेडी। इसके बाद इसमें क्या क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 होता है, फोटो सिस्टम 2 होता है। ठीक है, ये भी देख चुके हैं। और वो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है उसके फॉर्म्स हैं B और F, और ATPase कॉम्प्लेक्स है, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर वही प्लास्टोक्यूनिन वगैरह सारी चीज़ों को कह रहे हैं। वही मेंशन है, प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसियानिन, फेरिडॉक्सिन। ठीक है, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, उनको ये इन्होंने इनलिस्ट किया हुआ है बस। अच्छा, इसके बाद फोटो सिस्टम 1 और 2, उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। और क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल जो है ये फोटो सिस्टम 1 और 2 का है, तो नॉर्मल क्लोरोफिल A ही, मगर इसके साथ कुछ प्रोटीन्स बाउंड होती हैं, और उन प्रोटीन्स की वजह से ये थोड़ा स्पेशल क्लोरोफिल बन जाता है। ये मेंशन है, द चेंज इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर ड्यू टू देयर एसोसिएशन विद क्लोरोफिल बाउंड प्रोटीन। ठीक है, इनके जो एब्जॉर्प्शन ये स्पेशल कैसे बनते हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और स्पेशल बन के भी क्लोरोफिल ये फोटोसिंथेसिस को ड्राइव कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस को चला रहे होते हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम
अच्छा, फोटो सिस्टम वन के पास क्या होता है, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको PS 700 कहते हैं। फोटो सिस्टम टू क्या करता है, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको PS 680 कहते हैं, ये हम देख चुके हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 थी, एक जो पहले चल रही थी और उसके बाद एक दूसरी वाली थी। ये क्या होती है, फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होती है पहली, और क्या होती है, इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से ग्राउंड स्टेट से क्या होता है, एक्साइट होता है। एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, इसको फियोफाइटिन कह रहे हैं, फिर प्लास्टोक्यूनिन के पास जाता है। फिर ये आगे ये बताना चाह रहे हैं कि जो मैंने बताया था, जो होल क्रिएट हो रहा है, कैसे फिल हो रहा है वो एक्चुअली होल जो है, वाटर जब टूट रहा है, वाटर के टूटने से, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से, वाटर के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इसको फिल करें। और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किससे बना हुआ है, मैंगनीज क्लस्टर है, इसके बाद जेड कॉम्प्लेक्स भी उन्होंने कहा है। जेड कॉम्प्लेक्स एक्चुअली इमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर टू P6800 और एसोसिएटेड प्रोटीन। पर मेनली क्या बात है भाई, मैंगनीज कॉम्प्लेक्स से कुछ प्रोटीन्स मौजूद हैं जिसके ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली बात क्या है, अगली बात इन्होंने ये बताई है कि इट कैरीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ये वाला, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। क्या मतलब, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन कैरी किए फोटो सिस्टम 2 से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये रेट लिमिटिंग मतलब क्या, कि ये स्लो स्टेप है इस रिएक्शन का। पूछ लेते हैं कभी-कभी रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है एमसीक्यू में, तो ये आइडिया होना चाहिए। उसके फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास, प्लास्टोसियानिन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, जो कि हम देख चुके हैं डायग्राम में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है भाई, प्लास्टोसियानिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आगे देता है किसको, इलेक्ट्रॉन डोनर है, आगे इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को दे रहा है। और फोटो सिस्टम 1 के अपने भी फोटो मतलब उसके ऊपर भी लाइट पड़ी है ज़ाहिर है, तो उसके भी फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि फिर दोबारा एक चेन चलेगी, चेन में फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा, और उसके बाद NADP रिडक्टेज के पास जाएगा, जो कि क्या बना देगा, NADPH2 बना देगा। और ये NADPH2 बन गया। और ये क्या है, NADPH2 क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड कर रहा है शुगर बनाने के लिए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए अगले रिएक्शन में रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करा है। ये बुक के डायग्राम से भी चलें देख लेते हैं। ये फोटो सिस्टम 2 है, इससे इलेक्ट्रॉन गए, ये फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये प्लास्टोक्यूनिन है, ये साइटोक्रोम है, प्लास्टोसियानिन फोटो सिस्टम 1, फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकले फेरेडॉक्सियो 9 एनडीपी, सारे वही चीज़ें जो हम एक्चुअली देख चुके हैं। अच्छा भाई, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है हमारे पास ये अगला है फॉर्मेशन एटीपी, अब फोटोफॉस्फोराइलेशन है। फोटोफॉस्फोराइलेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉस्फेट ऐड करना क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन, और ये लाइट की मौजूदगी में हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये क्या मेंशन है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डाउन साइटोक्रोम सिस्टम, ठीक है, जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे थे, मैंने बताया, तो जो एनर्जी इनसे रिलीज हो रही है, ये एक्चुअली एटीपी को एटीपी में जो मिलाने में और एटीपी को बनाने में काम आ रही है। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम सिस्टम, कुछ जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जैसे प्लास्टोसियानिन वगैरह, ये क्या करते हैं, जो अंदर जो वाटर टूटने से हाइड्रोजन अकोमुलेट हुआ था, उसको बाहर स्टोमा में, मतलब जो मैंने बताया था कि ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसके अंदर ये वाला पार्ट जो है, ये थाइलाकॉइड है, ये वाला स्टोमा है, ठीक है, ये स्टोमा है सारा। तो ये यहाँ से थाइलाकॉइड से अंदर बाहर पंप कर रहे थे हाइड्रोजन, और वही वाला H+ था जो कि वाटर के टूटने से आया। उसके बाद ये मूव किया H+ स्टोमा में, और थ्रू अ चैनल प्रोटीन प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, और कौन सी थी, एटीपीएस कॉम्प्लेक्स, और एटीपीएस कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा था, एडीपी को फॉस्फेट के साथ जोड़ रहा था और एटीपी बना रहा था। और ये यही मेंशन है, और ये इसने क्या की, एटीपीएस कॉम्प्लेक्स ने एटीपी में फॉस्फेट जोड़ के एटीपी बनाया। और दिस मूवमेंट ऑफ H+ टू एटीपीएस कॉम्प्लेक्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमियो, इस प्रोसेस से एटीपी बनने को केमियो ऑस्मोसिस कहते हैं, या केमियो ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस कहते हैं, एक ही चीज़ है। उसके बाद 3 प्रोटॉन चाहिए, मैंने बता चुका था, एक एटीपी को बनाने के लिए हमारे पास 3 प्रोटॉन, 3 मतलब H+ को प्रोटॉन क्यों कहते हैं, देखें, H+ के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाद एक प्रोटॉन होता है। जब इसके पास H+ का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकल गया था, पॉजिटिव चार्ज आया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ इसके बाद एक प्रोटॉन ही बचा, तो इसलिए H+ को प्रोटॉन ही कह रहे होते हैं। तो इसलिए अब प्रोटॉन के H+ के एक ही बात है, 3 चाहिए होते हैं एटीपी बनाने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, ये कह रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, द लीनियर फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू एनएडीपी कपल टू एटीपी सिंथेसिस, ये इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों, कोई इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहे थे, और दूसरी तरीके कैसे थी, साइक्लिक थी, जिसपे इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा था, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से दोबारा घूम के आ रहा था, फिर ये सारा फेरेडॉक्सिन से रोटेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही मेंशन है, नेवर कम बैक टू इनिशियल सोर्स, इसको क्या कह रहे हैं हम, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इन्होंने लिस्ट किया क्या क्या हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या 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 निकला था, H+ निकला था, इलेक्ट्रॉन निकला था,
और ऑक्सीजन निकला था, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है, फोटो सिस्टम 1 और 2 इन्वॉल्व हैं, ये सारे प्रोसेस देख चुके हैं। NADPH2 बन रहा है, NADP रिडक्टेज बना रहा है, NADP रिडक्टेज बना रहा है इसको, ठीक है। और फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP बन रहा है, ADP में फॉस्फेट ऐड हो रहा है। ठीक है भाई, अब क्या है साइक्लिक का थोड़ा बता रहे हैं। साइक्लिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है डू नॉट मूव टुवर्ड्स NADP, ठीक है। NADP रिडक्टेज के पास नहीं जाएगा, एक्चुअली वो साइकिल में ही मूव कर रहा था। इन दिस पाथवे से फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, एक शॉर्टकट पाथवे है। और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू फेराडॉक्सिन देन टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये वाला है, ठीक है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये सारे हम देख चुके हैं, यहाँ मूव कर रहा था। और अल्टीमेटली दोबारा जो है फोटो सिस्टम 1 के पास दोबारा वापस आ रहा था, जिसको P700 कह रहे हैं। और इसमें क्या है, सिर्फ ATP जनरेट हो रही है और NADP नो फर्दर NADP जो है रिड्यूस नहीं हो रहा है NADPH2 में, और ऑक्सीजन भी इसमें नहीं रिलीज हो रही। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन NADP डक्टेज के पास भी नहीं जा रहा और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के पास भी नहीं जा रहा। तो इस वजह से मैं चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। जनरेशन ऑफ ओनली ATP, ठीक है, सिर्फ ATP बन रही है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बुक से टैली कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट चीज़ क्या है, इट हैपेंस पॉसिबली इट हैपन व्हेन, अच्छा ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि साइक्लिक में वो क्यों कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट के बाद ATP कम हो जाए तो उसको ATP की डिमांड ज़्यादा है, तो वो चाहता है मैं शॉर्टकट लेके जल्दी-जल्दी ATP बना लूँ, ठीक है। डिमांड एंड हाई फॉर केल्विन साइकिल, ठीक है, ATP की डिमांड ज़्यादा है केल्विन साइकिल के, एक रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, NADPH2 बहुत एक्युमुलेट हो गया, ATP कम है, तो वो कहता है भई ATP को भी ज़्यादा कर लूँ ताकि दोनों जो है आगे फिर मैं डार्क रिएक्शन में भेजूँ। तो ये इसके रीज़न्स हैं।